गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं बच्चों हमारे चैनल चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो बच्चों पॉलिटिक्स सीरीज हमारी चल रही थी और पार्ट 6 तक और बल्कि पार्ट 9 तक अगर मैं कहता हूं पंचायती राज और जो म्यूनिसिपैलिटीज थी वो हमारा लास्ट टॉपिक था। लगभग हमारे जो पार्ट्स हैं इंपॉर्टेंट कवर हो चुके हैं। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक हैं पॉलिटी के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस टॉपिक की या इस वीडियो की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर हम इलेक्शन कमीशन और एजेंसी प्रोविजंस के रिगार्डिंग बात करेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पूछे जा सकते हैं अभी। ठीक है, एनडीए के अंदर इसके एक आध क्वेश्चन जरूर है। तो शुरू करते हैं भाई इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करता हूं भाई तो पार्ट आपका 15 है और आर्टिकल 324 से 329। ठीक है, और ये फोटो है इसमें राजीव कुमार जी हैं, ये हमारे 25 चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, टीसी। तो इनके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का बेसिक क्या रोल है। ठीक है, तो पार्ट 15 इलेक्शन 324 से लेके 329 आर्टिकल इलेक्शंस का है भाई। 324 की अगर बात करता हूं, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन इलेक्शन कमीशन। नो पर्सन टू बी इनएलिजिबल फॉर इंक्लूजन इन और टू क्लेम टू बी इंक्लूडेड इन अ स्पेशल इलेक्टोरल रोल और बाउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट ऑफ सेक्स। इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल एंड टू द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स टू बी ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट सफरेज। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू बी प्रोविजन रिस्पेक्ट टू इलेक्शंस टू द लेजिस्लेचर। ये बात ध्यान में रखना भाई, इसके रिगार्डिंग पूछा है ये कि पावर किसकी है पार्लियामेंट की, जो इलेक्शंस, ठीक है, लेजिस्लेटिव जो इलेक्शंस उनके रिगार्डिंग प्रोविजंस करे। एंड पावर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू सच लेजिस्लेचर एंड बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। ठीक है, तो ये आपका 324 329 आर्टिकल है, ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आए थे। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं इलेक्शन कमीशन इंडिया की, तो ये एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो यूनियन और जो स्टेट के इलेक्शंस हैं इंडिया के अंदर उसको एडमिनिस्टर करने के लिए इसका गठन किया गया था। तो 25 जनवरी 1950 की बात है, हम उस दिन नेशनल डे मनाते हैं। इस दिन ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। टोटल मेंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जिन्होंने स्टार्टिंग में देखी है मिस्टर राजीव कुमार की, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और ये कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1999 के थ्रू ऐड किए गए थे। टोटल 3 मेंबर्स होते हैं भाई, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 होते हैं आपके इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, टोटल 3 मेंबर्स हैं। तो अपॉइंटमेंट की मैं बात करता हूं तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है, ऑफिस न्यू दिल्ली में है, टेन्योर 6 साल या 65 साल, दोनों में से जो भी पहले आ जाए। स्टेटस और पर्क्स की अगर मैं बात करता हूं तो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जो स्टेटस होता है, जो उनका पर्क्स होता है, वो सारे के सारे एज इट इज जो प्रिविलेजेस हैं वो आपके इलेक्शन कमीशन को भी मिलते हैं। एंड इन केस ऑफ डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड आपके इलेक्शन कमिश्नर्स, मैटर डिसाइडेड बाय कमीशन बाय मेजॉरिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इन तीनों के अंदर डिस्प्यूट होता है, यानी इनमें और इन 2 के अंदर डिस्प्यूट होता है, उस टाइम पर एक मेजॉरिटी की थ्रू कमीशन आई जाती है, वो पूरा मैटर डिसाइड करती है। ठीक है, कोई भी रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव किया जा सकता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, एंड कैन बी सिमुलेटेड बाय द एससी जज बाय अ पार्लियामेंट। अ स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग सपोर्टेड मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस रिक्वायर्ड होती है भाई इनके रिमूवल। जो रिमूवल मोशन हमने अगर सुप्रीम कोर्ट जज का स्टडी किया था, तो सेम केस आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर का भी होता है। फंक्शंस की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शन टू द पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे जो इलेक्शंस हैं, ये फंक्शन चीफ इलेक्शन या इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है। नॉट कंसर्न विद द पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, ये इलेक्शंस दोनों जो हैं ये आपके ईसी के अंडर नहीं आते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, और इसके अलावा भी काफी सारे फंक्शंस हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन पावर की बात करता हूं, अलॉटिंग टेरिटोरियल एरियाज फॉर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन द कंट्री। अब एक बात ध्यान में रखना भाई, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बनती है डिलिमिटेशन कमीशन। ये डिलिमिटेशन कमीशन है, जितने भी एससी और एसटी एरियाज हैं उनको कौन प्रोजेक्ट करता है, उनको कौन बताता है कि एससी एरिया हमारे रूल होने चाहिए उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, वो बताता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो इसको कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विद कंसल्टेशन विद चीफ इलेक्शन कमीशन या चीफ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये मिलके या प्रेसिडेंट आप मेन लेके अपॉइंट करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन को, जो एससी और एसटी एरियाज को या कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बताती है कि इस बार एससी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगी और एसटी कॉन्स्टिट्यूएंसी, बिकॉज जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं वहां एससी और एसटी की सीटें हमारी रिजर्व रहती हैं। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन ये देते हैं। अमेंड ऑर्गेनाइजिंग इलेक्टोरल रोल्स एंड एलिजिबल वोटर्स, डेट एंड शेड्यूल इलेक्शन बताते हैं, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन, सिंबल ऑफ द पार्टी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर टू सेटल डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस। ठीक है, तो ये सारे पावर्स होते हैं।
प्रेसिडेंट को एडवाइस करना रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, कोड ऑफ कंडक्ट टू बी फॉलोड बाय द पार्टीज, पार्टीज कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करेंगी, जैसे कि आचार संहिता अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्शन से लगभग 24 घंटे पहले जो ये इनका पार्टीज का जो प्रोपेगेंडा होता है या रैलीज होती है रुक जाती है, वो सारा कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बताता है। पोल्स को कैंसिल कर सकते हैं ड्यू टू वायलेंस और अदर इरेगुलरिटीज, ठीक है, और इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ये सभी पावर्स हैं या सभी फंक्शंस हैं ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। तो नेशनल पार्टी को रिकॉग्निशन के लिए एक पॉइंट है इसके अंदर, वो क्या है, ठीक है, अगर कोई भी एक पार्टी सिक्योर 6% वैलिड वोट्स इन एनी 4 और मोर स्टेट्स एट जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली और इट मींस 4 सीट्स ऑफ लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट। तो एक तो पॉइंट है ये वाला भी, अगर 6% वैलिड वोट कोई भी 4 या 4 से ज्यादा स्टेट्स में पार्टी को मिल जाते हैं लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में, या 4 से इनको लोकसभा मिल जाती है किसी भी स्टेट में, तो ये नेशनल पार्टी कंसीडर कर जाती है। जैसे कि फिलहाल आम आदमी पार्टी है भाई, अगर बताऊं दिल्ली से शुरुआत हुई थी इनकी और उसके बाद पंजाब के अंदर भी आ चुकी है, ठीक है। दूसरा 2% सीट लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एंड दीज कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड फ्रॉम दीज स्टेट्स, ठीक है। एक कंडीशन है इफ इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी इन 4 स्टेट्स, 4 स्टेट्स के अंदर अगर वो पार्टी रिकॉग्नाइज कर दी गई है तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। अब दूसरा आपका जो पार्ट आता है भाई, इसी के बाद जो दूसरा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इमरजेंसी प्रोविजंस। तो इमरजेंसी प्रोविजंस का टॉपिक है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग कई जगह तो प्रेसिडेंट के अंदर कवर हो जाता है, बट इसके अंदर मैं थोड़ा सा टॉपिक लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इमरजेंसी कौन लगा सकता है, तो लगा सकता है भैया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी के अंदर कन्वर्ट कर देती है इमरजेंसी विदाउट एनी फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। तो इंडिया का हम सब जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको यूनिटरी के अंदर अगर कन्वर्ट कर सकता है तो वो कौन कर सकता है, आपकी इमरजेंसी, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्स्ट्रा पावर मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। पार्ट 18 है, आर्टिकल नंबर 357 से 360 है, इसके अंदर आपकी 3 टाइप की इमरजेंसी बताई गई हैं जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और फंडामेंटल की जो सस्पेंशन है, फंडामेंटल राइट्स की सस्पेंशन, वो हमने जर्मनी से ली, क्योंकि जर्मनी से ही हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हुए हैं। ये मैं लिख भी देता हूं भाई, जर्मनी की वेमार रिपब्लिक से हमने इमरजेंसी प्रोविजंस लिए हुए। तो अगर मैं टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की बात करता हूं तो नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 टाइप की इमरजेंसीज आपकी होती हैं। और इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी, नेशनल लग चुकी है। तो 352, 356, 360 ये फाइनेंशियल है, और अगर आप इन दो में से ये लेके चले तो नेशनल है, और अगर इसकी बात लेके चले तो ये स्टेट इमरजेंसी है। स्टेट आप ये लेके चलो किसी पर्टिकुलर जाते हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी की मैं बात करता हूं तो प्रेसिडेंट इसको डिक्लेयर करता है व्हेन देयर इज अ वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। तो एक्सटर्नल वॉर का मतलब क्या है कि अगर मैं बात करता हूं भाई जैसे इंडिया वर्सेस पाक, इनकी 1971 में वॉर, उस टाइम नेशनल इमरजेंसी की अगर मैं बताऊं तो हालात जहां पर कंट्रीज ये मानती हैं कि भी हम वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, तो पूरा डिक्लेयर किया जाता है और नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, जो प्रेसिडेंट को इनेबल करता है जो किसी भी एक स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर इमरजेंसी इंपोज कर सकता है। और 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जहां पर इंटरनल डिस्टेंस को रिमूव करके आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। यानी जो पहले आर्म्ड रिबेलियन था ये इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से शब्द से बनाया जाता था, ठीक है। तो रिवोकेशन ऑफ और जो ये आपकी प्रोक्लेमेशन है, रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एनी टाइम एंड डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट अप्रूवल, ठीक है। अगर लोकसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे सिंपल मेजॉरिटी से, और अगर हाउस सेशन में नहीं होता है तो रिटर्न नोटिस होता है बाय 1/10 मेंबर, स्पेशल सिटिंग विद इन 14 डेज बुलाई जाती है और उस पर रिवोकेशन हो जाता है प्रोक्लेमेशन का। इफेक्ट्स क्या होते हैं नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद क्या होता है भाई, सेंटर के पास पूरी की पूरी जो एग्जीक्यूशन पावर आ जाती है भाई, स्टेट को डायरेक्ट करती है। पार्लियामेंट एम्पावर्ड टू मेक लॉज, स्टेट लिस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट के पास हो जाते हैं भाई, वैसे मैंने आपको बताया है, क्या हमने अंदर शेड्यूल में स्टडी किया है, आपकी 3 लिस्ट होती हैं। एक आपकी होती है सेंट्रल लिस्ट जिसपे लॉ सेंटर बनाती है, एक आपका आता है स्टेट लिस्ट जिसपे जो लॉज होते हैं वो स्टेट बनाती है, और एक आपकी आती है कौन सी, और लिस्ट आती है आपकी, उसको बोला गया है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट प्लस सेंटर दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। इसके अलावा एक और लिस्ट है भाई जिसको हम रेजिडुअरी लिस्ट बोलते हैं, जिसके अंदर कोई मैटर ऐसे हैं जो इनमें भाई नहीं
डाले गए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी साइबर सिक्योरिटी, जिसपे फिलहाल मुद्दा या लॉ आपके सेंटर बना रही है। तो ये लिस्ट होती है। तो जब इमरजेंसी लगती है तो सेंटर के पास पावर रहती है, स्टेट लिस्ट के अंदर चेंज भी सेंटर कर सकता है, ठीक है। एंड लॉज मेड ऑन सब्जेक्ट सब्जेक्ट टू बिकम इनऑपरेटिव 6 मंथ्स आफ्टर द इमरजेंसी। लेजिस्लेटिव पावर स्टेट्स आर नॉट सस्पेंडेड, ये ध्यान में रखना, लेकिन पार्लियामेंट ओवरराइड कर सकती है। और प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू के अंदर भी जो सेंटर और स्टेट का होता है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन हो सकती है इमरजेंसी के टाइम पर, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। और इसके अलावा जो लोकसभा और असेंबली है इनको एक्सटेंड किया जा सकता है भाई, 1 ईयर का टाइम होता है इसके अंदर, ठीक है। यानी जब इमरजेंसी लगी और लोकसभा उस टाइम पर होने वाली है तो 5+1 यानी 6 ईयर्स तक लोकसभा एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। एंड एक्सटेंशन कैन कंटिन्यू बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स आफ्टर इमरजेंसी, ये पॉइंट भी इसके अंदर शामिल है, दोनों लोकसभा और स्टेट असेंबली, ठीक है। फंडामेंटल राइट की अगर बात करता हूं तो आर्टिकल नंबर 20 और 22 ये दोनों सस्पेंड नहीं होते हैं और इसके अलावा बाकी सस्पेंड हो जाते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो 6 फ्रीडम ऑफ आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें ग्राउंड शुड बी ओनली वॉर और नॉट आर्म्ड रेबेलियन, ये बात ध्यान रखना। और आर्टिकल 359 में है प्रेसिडेंट में सस्पेंड फंडामेंटल राइट बाय इशूइंग एन ऑर्डर एंड अकॉर्डिंग टू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1978 आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये बात ध्यान में रखना भाई। आपके फंडामेंटल राइट्स हैं सारे के सारे जब्त हो जाते हैं, लेकिन जो फ्रीडम के अंदर आपके ये 2 आर्टिकल्स आते हैं, यानी ये 2 राइट आते हैं, ये सस्पेंड नहीं किए जाते। तो नेशनल अमेंडमेंट कब लगी है? 1962 के अंदर लगी है, ठीक है। और इस टाइम पे भाई चाइना का एग्रेशन हुआ था, इस NEFA नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के ऊपर अटैक हुआ था, ठीक है। इंडो पाक वार 1965 का और 1962 1968 का जो टाइम पीरियड था। फिर इंडो पाक वार आया था 1971 का, ठीक है, जो फॉर्मेशन बांग्लादेश भी है, तो 71 से 77 का टाइम पीरियड था। और फिर 1975 के अंदर इंटरनल डिस्टर्बेंस थी 1977, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड मैंने बताए हैं जब नेशनल इमरजेंसी आपकी इंडिया के अंदर इंपोज की गई, तो ध्यान में रखना 62 से 68 का टाइम पीरियड, 71 से 77 और 75 का टाइम पीरियड भी आता है इसमें। अब आती है स्टेट इमरजेंसी, जहां पर सेंटर सभी स्टेट्स को एक बात बोलता है कि प्रोटेक्शन बाय द सेंटर टू द स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी स्टेट्स में अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन आती है और इंटरनल डिस्टर्बेंस आता है तो उस केस में सेंटर ही उनको प्रोटेक्ट करेगा। जैसे कई बार नक्सलाइट्स आपके, अगर मैं नॉर्मल बताता हूँ इशू, जो ये आपके मध्य प्रदेश का एरिया है, पंजाब की अगर मैं बात करता हूँ तो 1984 जो रॉयट्स थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ तो वहां पर भी कई बार हालात बने हुए थे, तो इस टाइम पर स्टेट इमरजेंसी पर्टिकुलर में इंपोज की जा सकती है, ठीक है। एंड गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट मस्ट कैरीड आउट अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हर एक स्टेट में अगर कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से काम चल रहा है तो उस केस के अंदर हमें, आपने नाम सुना होगा, प्रेसिडेंट रूल भी लग जाता है, तो ये बात ध्यान में रखना भाई, ठीक है। तो 356 है प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी एक ही बात है। गवर्नर होता है जो स्टेट की रिपोर्ट प्रेसिडेंट को पहुंचाता है और कई बार विदाउट रिपोर्ट भी ये काम हो जाता है, ठीक है। तो वैसे लगभग गवर्नर की रिपोर्ट आती है जब स्टेट के अंदर कोई भी चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से चल रही है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी लगा सकता है, ठीक है। तो ऑन गवर्नर और विदाउट गवर्नर कॉन्स्टिट्यूशन मशीन फेल हो जाती है में, और आर्टिकल 365 कहता है स्टेट फेल्स टू कंप्लाई ऑल डायरेक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सभी केसेस हैं जहां पर भाई ये चीज होती है, बाकी प्रोसेस वही है भाई इन सबका, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा के अंदर, ठीक है, 2/3 मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, वहां पर हो जाता है, प्रेसिडेंट इंपोज कर देता है इसके ऊपर। आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी ये सेम है भाई, सिंपल मेजोरिटी से लग सकती है, स्पेशल की जरूरत नहीं होती, दोनों हाउसेस से अप्रूव हो जाता है 2 मंथ्स, एक बार अप्रूव हो जाती है तो टाइम तक जा सकती है, ये हमने पहले स्टडी किया है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी के अंदर आपको करना पड़ता है, ठीक है। प्रेसिडेंट को रिवोक कर सकता है किसी टाइम पर भी, प्रोक्लेमेशन पार्लियामेंट्री अप्रूवल नॉट रिक्वायर्ड, रिवोक के ऊपर कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए होती है, रिपीटेड पार्लियामेंट्री अप्रूवल इज नॉट रिक्वायर्ड, ये बात ध्यान में होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक नहीं लगी है, कोरोना का टाइम पीरियड था जब उम्मीद थी कि क्या पता लग जाए, ठीक है, तो वो नहीं लग रही है। तो फिलहाल जो हमारे इस वीडियो में टॉपिक हुए हैं मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गए होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इमरजेंसी, ठीक है, इसके रिगार्डिंग भाई क्वेश्चन बन जाता है और इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम इसमें से आता है। तो उम्मीद करता हूँ यार वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम ये वीडियो हर एक को पहुंचाओ, ताकि पॉलिटी का जो आपका कंसेप्ट है या पॉलिटी जो भी
या CDS में क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे। सो थैंक यू सो मच।